नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ कोने से। बिहार में अब तक 32 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं और आखिरी चरण का मतदान जो है वो बचे हुए 8 सीटों पर 1 जून को होगा। लेकिन जहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं वहां पर कितनी सीटें फंसी हुई हैं, ये हम विस्तार से आज 32 सीटों पर जो है वो चर्चा करेंगे। हर दिन की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रवि उपाध्याय सर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और जल्दी में करेंगे क्योंकि 32 सीटों की बात है। तो पहले चरण में मतदान जो है वो 19 अप्रैल को हुआ। आप यहाँ से इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए देखें तो कौन जीत रहा है? औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में, मतलब कहाँ कौन इन चारों सीटों में कौन सी सीटें फंसी हुई हैं? देखिए, ये जो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, तो यह जितना लोकसभा क्षेत्र है सब माने आपको इसमें एनडीए कह लीजिए या फिर इंडिया कह लीजिए, सबको अपनी साख बचाने की जद्दोजहद है इसमें। तो हम चलेंगे सबसे पहले औरंगाबाद। औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सुशील सिंह वहाँ से लड़ रहे थे और अभय कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों में आरजेडी और एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त लड़ाई हुई वहाँ पर, क्योंकि अभय कुशवाहा समाज से आते हैं और वह एनडीए का परंपरागत वोट है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लड़ाई यहाँ पर कांटे की है। राजपूत सुशील सिंह हैं और वो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर लड़ाई कांटे की दिखाई। चलिए अब आगे बढ़िए सर। गया में कुमार सर्वजीत और जीतन राम मांझी। कुमार सर्वजीत आरजेडी से फिर यहाँ पर एमएलए हैं, मंत्री रहे 17 महीने के कार्यकाल में, और उसके बाद से जीतन राम मांझी वहाँ पर हैं। जीतन राम मांझी वहाँ पर आपको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और पूर्व मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। और लेकिन एज यहाँ पर जीतन राम मांझी को दिखाई पड़ता है। एज है जीतन राम मांझी, बिल्कुल बिल्कुल। नवादा और जमुई में सर देखिए तो ये यहाँ भी पहले चरण में चुनाव हुआ था। हाँ, नवादा में विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के इस बार नया जो सो सीट को यहाँ पर जो लोजपा के खाते में रहती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़ी थी। और वहाँ नवादा से आपको विवेक ठाकुर और वहाँ से श्रवण कुशवाहा। देखिए यहाँ पर भी जो औरंगाबाद में जो हम कह रहे हैं, औरंगाबाद में सिर्फ जो है सो राजपूत और कुशवाहा वहाँ पर, और यहाँ पर भूमिहार और कुशवाहा। तो यह कहीं ना कहीं एनडीए के परंपरागत वोट में वहाँ पर सेंधमारी की कवायद यहाँ पर हुई है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम आते हैं तो क्या यहाँ पर होता है। चलिए, जमुई में लोकसभा में आरजेडी के उम्मीदवार हैं अर्चना रविदास और दूसरी तरफ अरुण भारती जो है वो लोजपा की तरफ से। इन दोनों उम्मीदवारों में से किसे आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ से एज? देखिए, यहाँ पर लड़ाई कसमकस है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कह पाना बहुत ही कठिन है। हाँ ठीक है, यहाँ पे कहना। अब दूसरे चरण का मतदान जो है वो 26 अप्रैल को हुआ, जिसमें कि कुल किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर में जो है वो मतदान हुए। दूसरे चरण में अगर शुरुआत करते हैं हम पूर्णिया से, तो पूर्णिया में क्या देख रहे हैं सर आप? पूर्णिया में निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव और बीमा भारती और संतोष कुशवाहा जेडीयू, इसमें ट्रायंगुलर फाइट था यहाँ पर। और यहाँ इस ट्रायंगुलर फाइट में कौन निकलेगा आगे, यह अभी तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कांटे की लड़ाई हुई है। आपको आरजेडी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से जो बीमा भारती एमएलए हैं वहाँ, तो और उसके बाद से रिज़ाइन किया था उन्होंने, तो जेडीयू से थी, आरजेडी में आई पाला बदल के। उसके बाद संतोष कुशवाहा जेडीयू से वहाँ लड़ रहे थे। तो यहाँ पर और निर्दलीय पप्पू यादव वहाँ से ताल ठोकते नजर आए। तो यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत कड़ा संघर्ष आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। और भागलपुर में अजीत शर्मा और अजय मंडल, सिटिंग एमपी है अजय मंडल। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अजय मंडल के तमाम एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद वह कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन में है। और दूसरे चरण में किशनगंज की अगर बात करें तो सर, दूसरे चरण में वही किशनगंज की सीट है। वहाँ पर आपको देखिए मोहम्मद जावेद सिटिंग एमपी हैं कांग्रेस के, और AIMIM से आपको अख्तरुल ईमान हैं ओवैसी की पार्टी से, और जेडीयू से वहाँ पर खुर्शीद आलम है। हाँ, खुर्शीद आलम है, नहीं मुजाहिद आलम है, सॉरी मुजाहिद आलम है वहाँ से। तो इनके बीच में लड़ाई है और निश्चित रूप से यहाँ पर
कांटे की टक्कर है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए कह पाना बहुत ही कठिन है। कठिन है अभी, ठीक है। कटिहार में क्या देख पा रहे हैं सर? कटिहार में भी देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत हुआ है दुलालचंद गोस्वामी के खिलाफ, जो जेडीयू के एमपी हैं, लेकिन वहाँ पर आपको तारिक अनवर के बीच में कड़ी लड़ाई है कांग्रेस के। हाँ, तो कटिहार में भी कड़ी लड़ाई है और किशनगंज में भी अभी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में मतदान जो है वो बीते 7 मई को हुआ था और मतदान झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया के लिए जो है हुआ था। चलिए अब शुरुआत करते हैं सर अररिया में। एक तरफ शाहनवाज आलम जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ प्रदीप सिंह। क्या देख पा रहे हैं सर यहाँ से हम लोग? देखिए निश्चित रूप से शाहनवाज आलम जो हैं पहले AIMIM में थे। हाँ, ठीक है। वो उस पार्टी से जीत के आए थे, ओवैसी की पार्टी से, लेकिन बाद में ये आरजेडी में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो ये आरजेडी के टिकट से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, जो सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं, उनके पुत्र हैं, ये छोटे पुत्र हैं। और इनके बीच और प्रदीप सिंह जो पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके बीच जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, तो इनके बीच में कांटे का टक्कर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। कांटे की टक्कर जो है वो अररिया में है। अब चलें सर मधेपुरा में, क्या देख पा रहे हैं? मधेपुरा में आरजेडी से कुमार चंद्रदीप उम्मीदवार हैं, तो जेडीयू की तरफ से सिटिंग जो उम्मीदवार हैं दिनेश यादव। अब क्या देख पा रहे हैं? ये तो स्ट्रॉन्ग सीट है जेडीयू के लिए। जेडीयू के लिए स्ट्रॉन्ग सीट है, लेकिन दोनों यादव उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में कितना वोट यादव का ये ले पाते हैं? आपको प्रोफेसर चंद्रदीप जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी रवि जी वो 1989 में सांसद रहे थे और मौजूदा वक्त में, लेकिन सर ये अचानक लैंडेड है, लेकिन ये पटना में जो है वो प्रोफेसर का काम कर, अचानक उन्हें टिकट मिला गया। ठीक है, वो सब, लेकिन दोनों यादवों के बीच में ही टक्कर है। यह सबसे बड़ी बात है। तो यह देखने वाली बात होगी कि दिनेश यादव कितना यादव का वोट अपने पाले में लेते हैं। उसके बाद जो एनडीए का जो इक्वेशन है उसके तहत होगा। मतलब कि मधेपुरा पे भी अभी कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पलड़ा बराबर है, दोनों का बराबर पलड़ा है। हाँ। अब चलते हैं तीसरे चरण में सर। झंझारपुर में भी चुनाव हुए थे। जेडीयू के रामप्रीत मंडल, बीएसपी यानी कि बसपा से गुलाब यादव और वीआईपी पार्टी से सुमन महासेठ उम्मीदवार थे। 7 मई को यहाँ पर 7 मई को तीसरे फेज में चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर देखिए झंझारपुर में आपको सुमन महासेठ वीआईपी से थे, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से, और बीएसपी से गुलाब यादव जो हाथी पर सवार हुए थे। अंतिम क्षण में इनको टिकट नहीं मिला था, तो यह जो है सो फिर ये चले गए, हाथी पर सवार हो गए। और रामप्रीत मंडल जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं, तो इन्हीं के बीच में मुकाबला है। लेकिन मुख्य मुकाबला आपको यहाँ पर जो जेडीयू और गुलाब यादव के बीच में ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू और गुलाब यादव बीएसपी के उम्मीदवार, इन्हीं के बीच में आपको झंझारपुर में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ये सीट भी मुकेश सैनी लूज कर रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब चलिए सुपौल, ये भी एक जेडीयू की मजबूत सीट है। जेडीयू के सिटिंग एमपी और उम्मीदवार इस बार के दिलेश्वर कामत हैं, तो आरजेडी की तरफ से चंद्रहास चौपाल जो कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंहेश्वर विधानसभा आता है, वहाँ से जो है वो विधायक हैं। पहला बार दाव खेला है। चौपाल समाज के पहले शख्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का बिहार में। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें पहली बार लड़ रहे हैं, दूसरी बार लड़ रहे हैं, ये बात नहीं है। ये सुपौल सामान्य सीट है, उस पर आरजेडी ने एक दलित चेहरे को लड़ाया है। यह सबसे बड़ी बात है और समझने वाली बात है कि कैसा सोशल इंजीनियरिंग किया है कि सामान्य सीट से दलित चेहरे को आरजेडी ने चंद्रहास चौपाल को उतारा है। तो चौपाल समाज का अच्छी पकड़ है, अच्छी वोट है वहाँ पर। तो निश्चित रूप से दिलेश्वर कामत के लिए वहाँ पर परेशानी है इनसे। अब जीत हार क्या होगा यह कहना कठिन है। ये तो सर सीट है वो बिजली मंत्री के इलाका है सुपौल, ठीक है, हाँ, विजेंद्र यादव की सीट है। लेकिन यहाँ पर जो सोशल इंजीनियरिंग जो राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया, तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर लड़ाई कसमकस हो गई, कसमकस हो गई है। लड़ाई सुपौल लोकसभा क्षेत्र में। सुपौल में चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो भी किया था नीतीश कुमार ने। बस के ऊपर सवार होकर प्रचार जो है वो दिलेश्वर कामत का किया था। तीसरे चरण में जो है वो खगड़िया में भी चुनाव हुए। ये आमने सामने की लड़ाई है। राजेश वर्मा जो लोक जनशक्ति पार्टी, जैसे ही रामविलास से हैं, और दूसरी तरफ संजय कुशवाहा सीपीएम, बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं संजय कुशवाहा सीपीएम के। ये राजेश वर्मा को जीतना इतना आसान नहीं होगा वहाँ पर। ये ग्राउंड जीरो के वे आदमी हैं संजय कुशवाहा, और ये कुशवाहा जो है सो एनडीए का परंपरागत वोट में डेंट करते जा रहे हैं। इसलिए यह मुगालते में नहीं रहना है
कि यह जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जा रही है। यह बात कहना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। यहाँ लड़ाई बहुत बराबर है और दोनों का पलड़ा बराबर है यहाँ पर। चलिए, आपने एक बार हमसे शर्त लगाया था, लेकिन उस वक्त हमने शर्त लगाई नहीं। आज मेरा मन कर रहा है कि आपसे शर्त लगा ही दे ऑन एयर। खगड़िया जो है मेरे हिसाब से लोजपा जीत रही है। ठीक है, वो चलिए, सबका किस्मत इसी में बंद है। हाँ, जो हमारे पास फीडबैक आया। चलिए अब चलते हैं चौथे चरण में जो है, अगर हम देखें चौथे चरण को 13 मई को जो है चौथे चरण के लिए मतदान बिहार में हुए और दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर के लिए चुनाव हुए। तो सबसे पहले चलते हैं सर दरभंगा में क्या देख पा रहे हैं सर? दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को एज है, जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमपी हैं। वो लाख जो है सो एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद यहाँ पर जो है सो गुलाब ठाकुर को वहाँ पर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोपाल जी ठाकुर को, सामने उनके ललित यादव हैं आरजेडी से, पूर्व मंत्री। मुझे यही लग रहा है। हाँ, सीट उतनी को दिक्कत है। उजियारपुर ये बड़ा फंस गया लगता है। आप क्या मानते हैं? एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार हैं आलोक मेहता और नित्यानंद राय, बीजेपी के उम्मीदवार हैं अमित शाह के जिगरी दोस्त। देखिए, अमित शाह के जिगरी दोस्त से मतलब नहीं है, जनता के जिगरी दोस्त कौन है? तो जनता के निश्चित रूप से जिगरी दोस्त नित्यानंद राय हैं। अच्छा, ये और सामने आलोक मेहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिगरी दोस्त और अमित शाह का यह कहना इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो जनता बड़ा आदमी को बनाने, बड़ा आदमी का मतलब बड़ा कद देंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे फिर से और बड़ी जिम्मेवारी इनको मिलेगी। तो जनता ने उसी बात पर वहाँ देखते हुए, विकास को ये सब देखते हुए जो फीडबैक आया है वही पता चल रहा है। फीडबैक के हिसाब से एज है नित्यानंद राय को, भारतीय जनता पार्टी को के हिसाब से नित्यानंद राय को एज है उजियारपुर लोकसभा सीट पर। अब चलते हैं चौथे चरण में जो चुनाव जो है मुंगेर में भी हुआ। वहाँ पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का जो है सो कुमारी अनीता देवी आरजेडी से उम्मीदवार। इस बार देखिए कैसा आरजेडी ने वहाँ सोशल इंजीनियरिंग किया, कुमारी अनीता को बनाया। और अनीता के पति कौन है? अशोक महतो, बाहुबली जो उनको है, तो उनसे लड़ाई है। तो निश्चित रूप से वहाँ मैनेजमेंट, प्रबंधन जीता है वहाँ पर। तो वहाँ पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को एज मिला है वहाँ पर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, एज मिला है। और चौथे चरण में अब चुनाव हुए। हाँ, तो चौथे चरण में जो है समस्तीपुर सुरक्षित में सांभवी और सनी हजारी, महेश्वर हजारी, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं नीतीश कैबिनेट में, और दोनों के एक की बिटिया और एक के पुत्र। तो यहाँ पर सांभवी चौधरी को एज मिलता हुआ। और अब चलते हैं बेगूसराय में भी चौथे चरण में ही चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर क्या देखें? देखिए, यहाँ एक तरफ गिरिराज हैं तो दूसरी तरफ जो है वो सीपीआई के अवधेश राय हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर उतनी मजबूत लड़ाई नहीं, मुझे तो प्रचार भी सीपीआई का बड़ा ढीला। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर गिरिराज सिंह को यहाँ पर विन विन के सिचुएशन में यहाँ पर गिरिराज सिंह है बेगूसराय सीट से। चलिए, जीतते हैं तो मंत्री बनते हैं, नहीं बनते हैं ये तो बात की बात है। अब हम चलेंगे सर पाँचवें चरण में 20 मई को। हाँ, 20 मई को जो है वो मतदान हुए। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। देखिए, सीतामढ़ी में जो है सो देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति। उनके सामने अर्जुन राय राष्ट्रीय जनता दल से हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से वहां पर आपको जो समीकरण साधने की कवायद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हुई थी, वह चुनाव में टाँटाँ फिस हो गई और लोगों ने वहां पर कहीं ना कहीं जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में गोलबंद होकर के मुहर लगाई है। और हमको लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ पर एज है सीतामढ़ी। चलिए, अब मधुबनी को देख ले तो सर हुक्मदेव नारायण के बेटे जो है अशोक यादव चुनावी रण में थे बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ आरजेडी से अली अशरफ फातमी। देखिए, ये पाला बदल करके आए थे कुछ दिन पहले। हाँ, ये जेडीयू से, जेडीयू में पाला बदल करके आए थे, जाते रहते हैं जिधर टिकट मिलता है। तो ये अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ने के लिए आए थे। ऐसे में निश्चित रूप से अशोक यादव जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं, जो लंबे समय तक इस सीट की सेवा की है, नर्सिंग किया है, उनके पुत्र हैं। तो निश्चित रूप से अशोक यादव का पलड़ा वहाँ भारी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, चलिए, मधुबनी भी सीट जो है उस पल्ला भारी अशोक यादव को दिख रहा है। अब चलते हैं सर पाँचवें चरण की हम बात करें। पाँचवें चरण मुजफ्फरपुर में भी चुनाव हुआ। क्या देख रहे हैं? मुजफ्फरपुर में एक तरफ कांग्रेस से अजय निषाद थे, राजभूषण निषाद जो है बीजेपी की तरफ से थे। देखिए, मुजफ्फरपुर में दो निषादों के बीच में आमने सामने की लड़ाई है, अजय निषाद और राजभूषण निषाद। राजभूषण निषाद वही जो पिछली बार 2019 में विकासशील इंसान पार्टी से लड़े थे। इस बार अजय निषाद उस समय जो सो अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहाँ पर, वह जो है सो बीजेपी में थे, नहीं बीजेपी के थे। हाँ, बीजेपी के थे। तो इस बार जो है सो टोटल बदल गई बातचीत।
राजभूषण निषाद भारतीय जनता पार्टी को हो गए, अजय निषाद जो है सो कांग्रेस को हो गए। एनडीए मैंने इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार हो, तो दोनों निषादों के बीच में लड़ाई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसके पक्ष में वोट वहाँ पड़ा। यहाँ पर भी आपको लग रहा है कांटे की टक्कर हो हाँ, सकती बिल्कुल है, हो क्या सकता है यहाँ कांटे की है। टक्कर। चलिए मेरे हिसाब से जो फीडबैक आ रहा है कि अजय निषाद जो है वो लूज कर सकते हैं, ऐसे चांसेस ज़्यादा। चलिए बिल्कुल। हाँ, अब सारण में चलते हैं। सारण में एक तरफ रोहिणी आचार्य आरजेडी की उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से। इस पे आप बड़ा देखिए नहीं देखिए, रोहिणी आचार्य और रोहिणी आचार्य वहाँ कैंप भी किए थे, और राजीव प्रताप रूडी भी कद्दावर नेता हैं। और राजीव प्रताप रूडी ने देखिए पिछले दिनों वो कहा भी था पत्रकारों से बात में कि लालू प्रसाद यादव यदि यहाँ पर सारण में छपरा में कैंप करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव रहें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के रहने से वह कालखंड याद आ जाता है कि पहले वाला वो दौर। तो निश्चित रूप से वहाँ पर रोहिणी के सामने राजीव प्रताप रूडी के बीच में लड़ाई कसमकस की है। अब देखने वाली बात होगी कि पलड़ा किधर झुकता है। हाँ, ये इस सीट पर कोई अभी ये नहीं बता सकता सारण में होना क्या, क्योंकि कांटे की लड़ाई है। बिल्कुल, जिस वक्त काउंटिंग होगी, जिस वक्त नतीजे आएंगे, उसी वक्त क्लियर पता चल पाएगा कि हुआ क्या है एक्चुअल में सारण में। बिल्कुल, ठीक है। और अब चलते हैं हाजीपुर। हाजीपुर चलिए। हाँ, हाजीपुर जो है वो 5वें चरण में ही मतदान हुआ। एक तरफ है शिवचंद्र राम आरजेडी की तरफ से, और दूसरी तरफ एलजेपी के चिराग पासवान। शिवचंद्र राम जीत रहे हैं क्या? देखिए, शिवचंद्र राम जीत रहे हैं कि चिराग पासवान जीत रहे हैं, या तो जनता ही तय कर दी उस दिन वोटिंग के दिन कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 20 मई को ही यह ईवीएम में सबकी तकदीर बंद हो गई। लेकिन ये एक बात है कि रविदास वोट में इस बार हाजीपुर सुरक्षित सीट पर डेंट हुआ है। किसने डेंट मतलब? एनडीए का जो वोट था उसमें जो है सो डेंट जो है सो रविदास वोट में जो आरजेडी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ये कुछ न कुछ हुआ है। और शिवचंद्र राम जो राम समाज से हैं, रविदास समाज से हैं, वो उनको पड़ा है, तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यह बात समझने वाली बात है। हाजीपुर सुरक्षित की बात हम कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर रविदास वोट इनकी तरफ चला गया तो खतरा तो चिराग के लिए भी, क्योंकि रविदास का देखिए नहीं वो देखिए सबसे बड़ी बात समझने वाली है, चिराग के लिए कोई खतरा नहीं है। चिराग जीत रहे हैं, वहाँ से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पलड़ा उनका भारी है। अब मार्जिन क्या होगा इस पर तो जनता ही तय करेगी, और जनता ने किस्मत बंद कर दिया है दोनों आपको, शिवचंद्र राम का और चिराग पासवान का, ये एकदम तय बात है। चलिए, तो 5वें चरण में मतदान हुआ था हाजीपुर में, और हाजीपुर में सब कह रहे हैं कि जीतेंगे। मार्जिन क्या होगा ये तो देखने की नहीं, जीतेंगे नहीं। हाँ। जीत हार तो हम नहीं तय करते। हाँ। जीत हार तो जनता तय करती है, लेकिन कहने का मतलब एज है, पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं छठे चरण में। तो छठे चरण की 25 मई को, हाँ 25 मई को मतदान हुए छठे चरण के लिए। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। तो छठे चरण को लेकर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूर्वी चंपारण से। क्या लग रहा है? एक तरफ पूर्वी चंपारण में बीजेपी की तरफ से राधा मोहन सिंह, दूसरी तरफ वीआईपी से राजेश कुशवाहा, स्थानीय हैं और डॉक्टर साहब के नाम से बड़ा फेमस है। नहीं देखिए, राधा मोहन सिंह विष्णु पितामह है, लगातार वो जीतते चले आए, चौथी बार लड़े थे, उससे पहले भी वो जीतते रहे। तो राधा मोहन सिंह का वहाँ पर कोई कहने की बात नहीं है कि किस तरह से मैनेजमेंट वहाँ पर चला और किस तरह से काम हुआ। यह जो है सो जो सोशल इंजीनियरिंग वीआईपी ने किया वहाँ पर कुशवाहा समाज को देकर के, वहाँ पर वह मंत्र काम नहीं किया। अच्छा, इस बार जीतते हैं सर राधा मोहन सिंह, तो रामविलास पासवान की बराबरी जो है वो बिहार में कर लेंगे, 8वीं दफ़ा जो है वो सांसद बन जाएंगे अगर जीतते हैं तो। चलिए, शिवहर में क्या देख पा रहे हैं सर? एक तरफ जेडीयू की लवली आनंद, दूसरी तरफ आरजेडी की रितु जायसवाल। जो फीडबैक मिल रहा है उसमें जो है सो लवली आनंद का विन विन सिचुएशन वहाँ दिखाई पड़ता है, पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। वैसे तो आप गए थे शिवहर। अब मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, पल्ला भारी है लवली आनंद का, इसमें कोई बट मुझे नहीं लग रहा सर। वही कह रहे हैं, पलड़ा भारी है, यही हम कह रहे हैं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा है तो जनता तय कर दी है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को हम लोग को फॉलो करना है। कौन हारेगा? हाँ, चुनावी नतीजे के दिन 1 तारीख के बाद हम लोग बताएंगे। हाँ, जो फीडबैक है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये पल्ला कमजोर है, इसका पल्ला भारी है। बिल्कुल, ये दिख जाता है, ये समझ में। और कई बार होता है कि जो हमें लगता है कि पल्ला भारी है, उसका ही पल्ला जो असल में है वो भारी नहीं होता है, तो ये भी हो जाता है कभी कभी कई सीटों पर। छठे चरण में सर वैशाली में भी चुनाव हुए। मुन्ना शुक्ला आरजेडी की तरफ से भूमिहार उम्मीदवार, लोजपा की तरफ से वीणा देवी राजपूत उम्मीदवार। क्या यहाँ पर खेल हुआ? देखिए, यहाँ पर बहुत कसमकस लड़ाई हुई है वैशाली में, एकदम टाइट, टफ फाइट। मुन्ना शुक्ला जीतेंगे कि
बीना देवी चुनावी जंग में जीत जाएंगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। हम ऐसा होगा ना सर, हाँ। जैसे एक गोली इधर से चली तो दो गोली उधर से नहीं, चली, नहीं, फिर वो तीसरा नहीं। गोली इधर से चला गया, इस तरह ये वाला एकदम कसम बहुत कसमकस लड़ाई है, इसलिए जनता पर ही हम लोग उसको छोड़ देते हैं और जो काउंटिंग होगी उस नतीजे पर हम लोग 4 तारीख को हाँ, देखेंगे। तो वैशाली में क्या होगा इसका इंतज़ार जो है वो 4 जून को तक करना ही होगा, क्योंकि वैशाली में फाइट जो है वो बहुत टफ हुई है। अब चलते हैं सर गोपालगंज। एक तरफ वीआईपी के प्रेमनाथ चंचल उम्मीदवार थे, तो दूसरी तरफ जेडीयू के आलोक कुमार सुमन। क्या लग रहा है? आलोक कुमार सुमन सिटिंग एमपी हैं और जो विकासशील इंसान पार्टी के जो चंचल जो उम्मीदवार बने थे, तो वह उसमें लड़ाई है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई है, लेकिन पलड़ा जो है सो झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है आलोक कुमार सुमन की ओर। हाँ, चलिए अब वाल्मीकि नगर में क्या देख पा रहे हैं सर? वाल्मीकि नगर में आपको सुनील कुमार जेडीयू से और आरजेडी से दीपक यादव। हाँ, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वहाँ पर ये जो बैद्यनाथ महतो के पुत्र हैं सुनील। यही इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ आपको जादू चला है जेडीयू का वहाँ पर। वाल्मीकि नगर में लग रहा है ऐसा कि जेडीयू का जादू जो है वो चलने वाला है। चलिए पश्चिम चंपारण की बात करें तो क्या होगा सर? एक तरफ बीजेपी से संजय जायसवाल हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खाटी कार्यकर्ता को इस बार उम्मीदवार बनाया गया मदन मोहन तिवारी। देखिए इस सीट पर बहुत लड़ाई संघर्ष तेज है इस पे इस पर, क्योंकि संजय जायसवाल का जो है सो जो लोग कह रहा है कि जो वहाँ से फीडबैक आ रहा है वहाँ से कुछ न कुछ वहाँ पर लड़ाई देते हुए नजर आए हैं ये मदन मोहन तिवारी। हाँ, 2 सीटें बची हुई हैं, सिवान और गोपालगंज। क्या लग रहा है सर सिवान में क्या होने जा रहा है? सिवान में देखिए, सिवान में कहना बहुत टफ है। यहाँ ट्रेंगुलर फाइट था लेकिन हो गया डायरेक्ट फाइट, हैना साहब और विजय लक्ष्मी के बीच में, जेडीयू और हैना साहब इंडिपेंडेंट के बीच में। अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर हैं वहाँ। लड़ाई वहाँ पर हैना साहब और विजय लक्ष्मी जेडीयू प्रत्याशी के बीच में ही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है, या तो चुनाव नतीजा परिणाम आएगा तो पता चलेगा। हाँ, तो ये सीट फंसा हुआ सीट समझिए, यानी कि टफ फाइट हुई बहुत टफ फाइट है। कुछ भी हो सकता है और नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि सिवान का अगला सांसद कौन हो। तो कुल हमने सर 32 सीटों पर बताया कि कौन सी सीटें पर टफ फाइट हुई, कौन सी सीटों पर किस उम्मीदवार का जो पल्ला जो है वो अभी जो है वो भारी दिख रहा है। बिल्कुल। चुनावी नतीजे जब आएंगे 4 जून को, फिलहाल जो 8 सीटों पर मतदान होने बाकी हैं, जो भी तमाम बिहार के बड़े नेता हैं अब उनका फोकस है इन्हीं 8 सीटों पर है। बिल्कुल। एक और वीडियो हम जल्द ही बनाने जा रहे हैं, जब चुनाव संपन्न हो जाएगा 1 जून को, उसके बाद हम आपको फाइनल टैली बताएंगे कि आखिर बिहार में कितनी सीटें जो है 40 पर बताएंगे कि कितनी सीटें फंसी हैं और कितनी सीटों पर जो है वो किस उम्मीदवार का पल्ला भारी दिख रहा है। फिलहाल सर रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने हिसाब से सभी 3200 सीट पर विस्तार से आकलन किया और बताया कि किस सीट पर कितना किसको एज है।